चलिए स्टार्ट कर देते हैं। कल अब आप लोग का राज्य समाचार। ठीक, जैसे आगरा में डिजिटल पुस्तकालय खोला गया है, ठीक है ना। ये आपका आगरा जिले में 104 ग्राम पंचायतों में आधुनिक डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जा रहा है। जैसे था क्या, ये उसके तहत है कि पिछले जो बजट था उत्तर प्रदेश बजट, उसमें ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी की बात कही गई थी, ठीक है ना। तो वही डिजिटल लाइब्रेरी की बात है कि ये कहाँ खोला गया है, आगरा जिला में, ठीक है ना, और 104 ग्राम पंचायतों में, ठीक है ना। क्लियर, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक, आगे आ जाते हैं। आगे देखिएगा, एनएलसी इंडिया उत्तर प्रदेश में 110 मेगावाट सौर परियोजना, ठीक है ना। ये एक उत्तर प्रदेश में एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने एक 110 मेगावाट क्षमता का ग्रिड कनेक्टेड फोटोवोल्टिक प्लांट स्थापित करने की बात कही है, ठीक है ना। इसके हेतु नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड ने स्वीकृति प्राप्त की है। हालांकि आप लोगों के लिए बहुत है, हाँ, सौर है भाई, सौर परियोजना है, ठीक है ना। ये जो बिजली बन रही है ये कैसी है, सौर परियोजना। आज अब क्या है कि नवीकरणीय ऊर्जा को हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं, ठीक है ना। ये भी नवीकरणीय ऊर्जा है। नवीकरणीय ऊर्जा जान रहे हैं ना, रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है ना, जिसको गैर परंपरागत कहते हैं, ठीक है ना, नॉन कन्वेंशनल कहते हैं, ठीक है ना। क्लियर। और कन्वेंशनल कौन होता है, कन्वेंशनल जो परंपरा में चली आ रही है, परंपरागत, जैसे कोयला हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, ठीक है ना, ये सब परंपरागत है, मतलब जीवाश्म ईंधन, ठीक है ना। वो नॉन रिन्यूएबल, उन्हें क्या कहा जाता है, नॉन रिन्यूएबल। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। आगे आते हैं। ये उतना इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वही जानिए। हाँ, उत्तर प्रदेश में राज्यव्यापी सड़क सुरक्षा माह ये दिसंबर माह में चलाया गया था। 1 से 31 ये 21 दिसंबर को इन्होंने घोषणा की थी कि राज्य में 1 से 31 जनवरी को, यानी शुरुआत में ही साल के, इन्होंने क्या चलाया था, राज्यव्यापी सड़क सुरक्षा माह, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं एग्जामिनेशंस में आपके आते हैं। जैसे अभी आपका लेखपाल होने वाला है, तो लेखपाल में ये करंट अफेयर्स में आ सकता है, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स में, ठीक है ना। कि अभी हाल ही में राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा माह घोषित किया था। वो कौन सा माह था, जनवरी है, फरवरी है, ठीक है ना, मार्च है, अप्रैल है, मई में तो आपका एग्जाम ही है, ठीक है ना। क्लियर। तो उस हिसाब से ये प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि पूरा माह ही था, 1 तारीख से लेकर के कितना तक, 31 तक, ठीक है ना। तो ये प्रश्न आ सकता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। बाकी ये सब मॉडल वॉडल आपसे नहीं पूछे जाएंगे। मॉडल वॉडल आपके मेन सोर्स के लिए होते हैं, क्योंकि क्रॉनिकल जो है आईएएस सीजीएस एग्जामिनेशन के लिए होता है, ठीक है ना। आपको केवल वन लाइनर टाइप का देख लेना है। आगे आइए, इसमें है स्पोर्ट्स एज मेरठ का शुभारंभ। जैसे है क्या कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने और शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने, ठीक है ना, मेरठ में स्पोर्ट्स एज मेरठ का शुभारंभ किया, ठीक है ना। क्लियर। अब इसमें स्पोर्ट्स एज में क्या है कि जैसे एक ढांचा तैयार करेंगे, ठीक है ना, डिफरेंट खेलों का, और खेल से रिलेटेड क्लस्टर्स बनाएंगे, ठीक है ना, और उनका संचालन किया जाएगा, ठीक है ना। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप केवल और केवल ये याद रखो कि स्पोर्ट्स एज, ठीक है ना, का अभी किसी जिले में उत्तर प्रदेश के शुभारंभ हुआ है। वो जिला कौन सा है, मेरठ है, ठीक है ना। क्लियर। आगे आइए, नेक्स्ट हमारा है, ठीक, मधुबनी। अब ये बिहार की न्यूज आ गई। बिहार में मधुबनी जो है में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव, हालांकि ये वहां का है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश कहां आ गए भाई, मधुबनी बिहार है। हाँ हाँ, मधुबनी आर्ट भी कहां है, अरे बिहार से रिलेटेड है देवी, वहीं का है, ठीक है ना। हाँ, ठीक, चलो आगे आओ। ठीक, ये देख लीजिएगा इसको भी, ये ऐसा ही है न्यूज, ठीक। जो इंपॉर्टेंट है उसे देखा जाए, ठीक, इसे भी छोड़ दीजिए। आगे आइए, नेक्स्ट।
इसे भी छोड़िए, यहां आ जाइए राज्य समाचार में। देखिए अहिल्या लोक परियोजना, ठीक है ना, क्लियर। ये परियोजना का नाम है, इस परियोजना का संबंध किससे है? मध्य प्रदेश से, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को केवल ऐसे याद रखना है कि अहिल्या लोक परियोजना, ठीक है ना। जैसे अगर हम लोग उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में जैसे डिफरेंट स्टेट्स की अगर बात कर ले तो केवल परियोजनाओं के नाम दे देते हैं और पूछे जाते हैं क्या कि भाई ये किस राज्य से संबंधित परियोजना है या योजना चलाई गई है, इससे ज्यादा नहीं पूछते हैं, ठीक है ना। बहुत डेप्थ में आप ना जाइए दूसरे स्टेट्स के लिए, ठीक है ना। यूपी का है तो उसमें डेप्थ में चले जाइए, ठीक है ना। केवल इसमें क्या करिए, अहिल्या लोक परियोजना कहां? माहेश्वर में चलाया गया है, ठीक। बस ये नाम याद रखिए। आगे आइए, यहां क्या है? भोपाल मेट्रो शहरों में नेटवर्क, ये शहरों के नेटवर्क में शामिल। भोपाल में जो है ये भारत का 26वां शहर बन गया है जहां मेट्रो सेवा क्या हुई है? शुरू की गई है, ठीक है ना, क्लियर। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक। आगे आइए, आगे नेक्स्ट है मध्य प्रदेश द्वारा टीबी मुक्त भारत प्रयासों को प्रोत्साहन दिया गया है, ठीक। टीबी जान ही रहे हैं, टीबी कौन सी बीमारी है? बैक्टीरियल बीमारी है, ट्यूबरकुलोसिस कहा जाता है, ठीक है ना, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक। और इसके लिए एक वैक्सीन वैक्सीन होती है, कौन सी वैक्सीन होती है? बीसीजी, ठीक है ना, क्लियर। चलिए आगे नेक्स्ट पे जानिए, सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि पुस्तक का विमोचन, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसे देख लीजिएगा, ठीक। ये जो है उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी द्वारा लिखित पुस्तक सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि, ठीक है ना। गवर्नमेंट ऐसी है कि मतलब सनातन संस्कृति को लेकर के काफी कुछ है, तो ऐसे पुस्तक को छोड़िए नहीं, ऐसी बुक्स को छोड़ना नहीं है, याद कर लेना है कि वासुदेव देवनानी द्वारा लिखित है और ये कहां से संबंधित है? ये राजस्थान से संबंधित है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। इसमें है हरिमा मऊ, ये हरि माऊ शक्ति, ठीक है ना, ये एक एक्सरसाइज है, युद्ध एक्सरसाइज है, ठीक है ना। ये जो है अभी राजस्थान में हुआ है, ठीक। आयोजन इसका कहां हुआ? दिसंबर में राजस्थान में हुआ। किन दो देशों के बीच में? भारत और मलेशिया। और ये कैवा संस्करण था? 5वां संस्करण था, ये याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर। जैसे फिर से जान लीजिए, हरि माऊ शक्ति, नाम याद करना रहता है, केवल नाम याद करिए, किस देश से रिलेटेड है? भारत और मलेशिया, भारत और मलेशिया। और कैवा संस्करण है ये याद रखना है, और याद रखना है कहां हुआ है, ठीक है ना, कहां हुआ है? आपका राजस्थान में हुआ है, ठीक है ना, क्लियर। ये ध्यान में रखने वाली चीजें हैं। इनके अलावा अगर कोई विमान या समथिंग उसमें प्रयुक्त हुआ हो इंपॉर्टेंट, तो वो भी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इनमें कुछ दिख नहीं रहा है ऐसा, ठीक है ना। आगे आ जाते हैं, प्रवासी राष्ट्र, ये इसको छोड़ दीजिए, ठीक। रांची में 5 राष्ट्रीय विद्यालय खेल का आयोजन, ये छोड़ दीजिए। झारखंड में हाथी सफारी पुनः शुरू हुई है, झारखंड कह रहे हैं, उत्तराखंड में, ठीक है ना, हाथी सफारी, ये याद रखिएगा कि हाथी सफारी अभी हाल ही में किस राज्य ने पुनः स्टार्ट किया है? तो किसने शुरू किया है? उत्तराखंड ने। कहां शुरू किया है? कॉर्बेट नेशनल पार्क में, ठीक है ना। कॉर्बेट नेशनल पार्क आप जान रहे हैं उत्तराखंड ही नहीं भारत का पहला नेशनल पार्क है, ठीक है ना। कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां का? भारत का पहला नेशनल पार्क है। ये ध्यान में रखिएगा कि कॉर्बेट नेशनल पार्क का प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में नाम जो है वो नाम क्या है? इस समय नाम है रामगंगा नेशनल पार्क, क्योंकि रामगंगा नदी जो गंगा की सहायक है वो उसके बीचों बीच से होकर गुजरती है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर। और इसका पहले नाम था हेली नेशनल पार्क, इसका पहले नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क, ठीक है ना। तो सबसे पहले हेली नेशनल पार्क, फिर कॉर्बेट नेशनल पार्क हुआ, ठीक है ना, जिम कॉर्बेट, ठीक। और अब प्रेजेंट टाइम में नाम क्या है? रामगंगा, ठीक है ना, रामगंगा नेशनल पार्क, क्योंकि रामगंगा नदी वहां से होकर के जाती है। तो वही बात है, वहां एक हाथी सफारी खोला गया है,
पुनः शुरू किया गया है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, क्लियर। चलिए आगे आ जाते हैं। अच्छा, ये दो अधिनियम है, ये दो अधिनियम याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनवायरमेंट अगर आप लोग पढ़ रहे हैं किसी भी एग्जाम के लिए, ये अधिनियम इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब का है? 1972 का है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब का है? 1972 का है। और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, ठीक है ना, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम कब का है? 1960 का है। कब का है? 1960 का है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, अधिनियम पूछे जाते हैं, अधिनियम इंपॉर्टेंट होते हैं। अधिनियम आपके जैसे एनवायरमेंट है, अब एनवायरमेंट में डेप्थ में जाएंगे वो, ठीक है ना। जब एनवायरमेंट का उन्होंने पेपर दे दिया किसी में भी, ठीक है ना, आप देख लीजिए पीसीएस में भी देखो, पीसीएस में भी एनवायरमेंट का पेपर भरा रहता है, ठीक है ना, क्वेश्चंस भरे रहते हैं। आईएएस में देखो तो भी भरे रहते हैं। तो अब वो सामान्य क्वेश्चन छोड़ दीजिए कि सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट क्या है, वो सब अब सबको याद है, ठीक है ना, कि ओजोन डिप्लीशन किससे किससे होता है, रेफ्रिजरेटर से हो रहा है, सीएफसी से हो रहा है, क्या क्या, ये अब सारे बच्चों को याद है, समझ रहे हैं। अब क्या है, अब अधिनियम, ठीक है ना, ये सब ज्यादा पूछे जाने वाली चीजें हैं। जो भी आपके कॉप सम्मेलन हो रहे हैं उसमें क्या क्या निर्णय लिए गए, लाइफ क्या है, ये क्या है, ये सब सारी चीजें आजकल पूछी जा रही है। थोड़े क्वेश्चंस को एडवांस कर रहे हैं, एडवांसमेंट आ रहा है क्वेश्चंस में, ठीक है ना। तो अधिनियम याद रखिएगा। जैसे बेटा कोई कानून बनता है, कोई कानून बनता है तो वो अधिनियम, अधिनियम यानी एक्ट, एक्ट यानी कानून, ठीक है ना। तो कब बना था ये, वही तो। अब मान लो किसी पशु पर अगर क्रूरता की गई है, मतलब आप अभी सलमान खान वाला मुद्दा देखे थे, ठीक है ना, कि जा करके उन्होंने चिंकारा को वो कर दिया, ठीक है ना, वध किया, अन्य भी चीज हिरन को, ठीक। तो उस पर क्या हुआ, एक एक्ट लगा, एक किस एक्ट के तहत दोषी माने जाएंगे, तो ये वही दोषी वाला एक्ट है। आप मान लीजिए किसी पशु के साथ क्रूरता करते हो, ठीक है ना, क्रूरता का मतलब समझ रहे हो आप, ठीक। किसी ने अगर आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखा दी तो किस अपराध में आप जाओगे, किस एक्ट के तहत जाओगे, तो किस एक्ट के तहत जाओगे, यही, ठीक है ना, कि पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960, ये याद रखना है, ठीक है ना, क्लियर। तो यही है ओवरऑल। आगे आइए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आप लोग जान ही रहे हो कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था, 1936 में खुला था, ये सारा याद रखिएगा। 1936 में हेली नेशनल पार्क इसका पहले था, हेली नेशनल पार्क, और 57 में जिम कॉर्बेट के नाम से पुनर्निर्मित हुआ, ठीक है ना, क्लियर। और वर्तमान में राम गंगा नदी पार्क से होकर के बहती है, तो इसका नाम अब क्या हो गया है, रामगंगा नेशनल पार्क, ठीक है ना। अब नाम क्या हो गया है, रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है, ठीक है ना, क्लियर। ये ध्यान में रखिए, ठीक। क्लास में कोई भी बैठे, शांत होकर के बैठे। चलिए आगे आइए। पतंजलि विश्वविद्यालय देश का पहला योग आयुर्वेद क्लस्टर केंद्र खुला है, ठीक है ना, क्लियर। इसमें ये जानिए, पतंजलि विश्वविद्यालय देश का पहला योग आयुर्वेद क्लस्टर केंद्र ये खोला गया है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये जो पहला योग आयुर्वेद क्लस्टर केंद्र है, ठीक है ना, क्लस्टर क्या मतलब, उन जगहों पे कई चीजों का केंद्र खोल गया, यहां योग का भी आयुर्वेद का भी, ठीक है ना, क्लियर। ये किस मंत्रालय के थ्रू खोला गया है, ये संस्कृति मंत्रालय, ठीक है ना, कि ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत खोला गया है, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक। आगे आइए। अच्छा, ज्ञान भारतम मिशन क्या है, ठीक। यह मिशन संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत भारत की बौद्धिक विरासत, विशेषकर पांडुलिपियों और पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण और अनुसंधान पर केंद्रित है। मान लीजिए कि कहीं का कोई पांडुलिपि है या कोई भी अभिलेख है, तो इसको हमको क्या करना है, संरक्षित करना है। कोई भी धर्म ग्रंथ मान लीजिए इस तरह का मिल गया, कहीं के साक्ष्य मिल गए, तो उसको हम लोगों को क्या करना है,
संरक्षित रखना है, सुरक्षित रहना है। ठीक है ना, क्लियर, ये ध्यान में रखना है। ठीक, उसी हिसाब से है। तो यही हमारा क्या है, ज्ञान भारतम मिशन है। ये हमारा ज्ञान भारत मिशन है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, क्लियर। हाँ, आगे आइए, नेक्स्ट दिया हुआ है रायपुर विशाखापट्टनम आर्थिक गलियारा। ठीक है ना, ये एक आर्थिक गलियारा है। ठीक है ना, इसे अभी छोड़ दीजिए, आप लोगों के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा कि डीजीपी आईजीपी सम्मेलन, ठीक है ना, ये पुलिस महानिदेशकों व निरीक्षकों का एक सम्मेलन होता है और ये 60वां अखिल भारतीय सम्मेलन था। ठीक है ना, क्लियर। इसमें क्या है कि नरेंद्र मोदी ने अध्यक्षता की थी, प्रधानमंत्री जी ने हमारे क्या किया था, अध्यक्षता की थी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई भी सम्मेलन ऐसा जिसमें प्रधानमंत्री मोदी द्वारा क्या किया गया हो, अध्यक्षता किया गया हो, वो क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये ध्यान में रखिएगा। कोई भी क्वेश्चन ऐसा जो नीति आयोग से रिलेटेड हो, वो क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई भी न्यूज ऐसी जो महिला रिलेटेड हो, ठीक है ना, वो क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे एग्जाम्स में अधिकतर देखे जाते हैं चीजें। ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायपुर में, ठीक है ना, 60वीं डीजीपी आईजीपी सम्मेलन का क्या किया, अध्यक्षता किया। ये ध्यान में रखिएगा, इसे याद रखिएगा। और इसमें जो विषय था, वो विषय ये था, विकसित भारत सुरक्षा आयाम। ठीक है ना, विकसित भारत सुरक्षा आयाम। ठीक है ना, क्लियर, ये चीज है। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट दिया हुआ है हमारा पेशा महोत्सव 2025। ठीक है ना, पेशा आपको मैंने बताया था कि पेशा अधिनियम कब का है, 1996 का। अभी 2 दिन पहले ही आपको इसको पेशा अधिनियम को बताया था। भाग 9 से रिलेटेड है। ये अनुसूचित क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों में, ठीक है ना, पंचायत से रिलेटेड है। ठीक है ना, और वहां जो भी पंचायत का प्रावधान है वो पेशा एक्ट के थ्रू है। ठीक है ना, किस एक्ट के थ्रू है, पेशा एक्ट के थ्रू है। ठीक है ना, तो ये पेशा एक्ट है, ये ध्यान में रखिएगा। यहां क्या है, पेशा महोत्सव 2025 मनाया गया है किस मंत्रालय द्वारा, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय द्वारा। कहां मनाया गया है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। ठीक है ना, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में मनाया गया है, ये ध्यान में रखिएगा। तो इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है, जान लीजिएगा। ठीक है ना, पहले तो ये जानना है कि पेशा एक्ट संबंधित किससे है, जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज की स्थापना एक्सटेंशन से, एक्सटेंशन यानी विस्तार से। ठीक है ना, क्लियर। इसमें पेशा में ई जो है, ई फॉर एक्सटेंशन ही है। ठीक है ना, क्लियर। तो ये ध्यान में रखिएगा, एक्सटेंशन यानी विस्तार से। समझ में आया। ठीक, आगे जो है कि ये अधिनियम कब का है, 96 का है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, पेशा एक्ट कब का है, 96 का है। फिर उसके बाद जो है इससे रिलेटेड महोत्सव किस मंत्रालय द्वारा, जिसमें पंचायत होगा, तो पंचायत वाला कौन सा मंत्रालय, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय। ठीक, कहां आयोजन किया गया, वो आपका विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में किया गया है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे आ जाते हैं। अब ये है राष्ट्रीय समाचार। जैसे राष्ट्रीय समाचारों में आइए, जैसे है क्या, मुख्य सचिवों का 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है। मुख्य सचिव आप लोग जान रहे हैं, किसी भी प्रदेश का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी मुख्य सचिव होता है। ठीक है ना, किसी भी प्रदेश का सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है, मुख्य सचिव। ठीक है ना, क्लियर, चीफ सेक्रेटरी। ठीक है ना, चीफ सेक्रेटरी होता है। ये जो है इनका, सभी राज्यों का, अब ये 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है। सम्मेलन कहां हुआ, नई दिल्ली में हुआ और नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुआ। डीजीपी भी आईजीपी वाला भी सम्मेलन हुआ था, रांची में हुआ था। उसकी भी अध्यक्षता किसने की थी, नरेंद्र मोदी ने की थी। इसकी भी अध्यक्षता किसने की है, नरेंद्र मोदी जी ने की है। और इसमें ध्यान में रखिएगा कि इसकी थीम क्या है,
विकसित भारत के लिए मानव पूंजी, ठीक है ना, विकसित भारत के लिए मानव पूंजी, समझ में आया, विकसित भारत के लिए मानव पूंजी। ठीक, आगे आ जाइए, नेक्स्ट। ठीक, नीति आयोग का उच्च शिक्षा के अंतरराष्ट्रीयकरण पर रिपोर्ट, ठीक है ना, जो हायर एजुकेशन है उसके अंतरराष्ट्रीयकरण की बात की जा रही है। मतलब क्या कि विदेशी यूनिवर्सिटियों को भारत में अपने कैंपस खोलने की बात कही जा रही है, उसी पर एक रिपोर्ट है ये, ठीक है ना, क्लियर। नीति आयोग ने भारत में उच्च शिक्षा का अंतरराष्ट्रीयकरण, संभावनाएं, अवसर, नीतिगत संस्कृतियां शीर्षक से एक व्यापक रिपोर्ट जारी किया है, ठीक है ना, क्लियर, ये ध्यान में रखिए। ठीक, इसमें क्या है कि विदेशी विश्वविद्यालयों को क्या दी जा रही है, मंजूरी दी जा रही है कि आप भारत में अपने कैंपस को खोलिए, ठीक है ना, भारत में अपने कैंपस को खोलिए। ठीक, क्लियर। और उसमें क्या क्या हो रहा है, उसमें यह हो रहा है कि विदेशी डिग्री समकक्षता पोर्टल, भारत विद्यानुसंधान कोष, विश्व बंधु फेलोशिप, विदेशी विश्वविद्यालय परिसर हेतु कैंपस विद इन कैंपस और मॉडल और स्टडी इन इंडिया प्लेटफॉर्म का पुनर्गठन होगा। मतलब ये सब प्रोसेसेस हैं जो उसमें नीति आयोग के रिपोर्ट में दी गई है, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक, आगे आइए। संसद का शीतकालीन सत्र 100% से अधिक उत्पादकता के साथ समापन, ठीक है ना, क्लियर, इसे छोड़ दीजिए, ये आप लोगों के पीसीएस आईएएस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखिए, वंदे मातरम बहस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में वंदे मातरम के कितने वर्ष पूर्ण हुए हैं, 150 वर्ष पूर्ण। इंपॉर्टेंट तो यही हो जाता है कि कितने वर्ष पूर्ण हुए, 150 वर्ष पूर्ण हुए। इसमें होने पर लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने चर्चा शुरू की, जिसमें 65 सांसदों ने 11 घंटे 32 मिनट तक भाग लिया वंदे मातरम पर, ठीक है ना, परिचर्चा चली। ठीक, 150 वर्ष पूरे हुए थे, 11 घंटे और कितने मिनट, 32 मिनट, यानी आपके 11.5 घंटे, लगभग आधा दिन, ठीक है ना, चला चर्चा। राज्यसभा में 82 सदस्यों ने भाग लिया था, ठीक है ना। हालांकि वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि लगभग आपका 12 घंटे यानी 11 घंटे 32 मिनट चला, ठीक है ना, क्लियर। आगे आ जाइए। भारत का 2030 तक 100% साक्षरता लक्ष्य और बिहार की चुनौती, ठीक है ना। जैसे भारत में शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये बताया गया है कि साक्षरता कार्यक्रम के तहत 2030 तक 100% साक्षरता के लक्ष्य को बिहार की भागीदारी न होने से गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, जबकि बिहार देश के सर्वाधिक निरक्षरता बोझ वाले राज्यों में से एक है, ठीक है ना, क्लियर। मतलब सबसे अगर देखा जाए कम साक्षर तो कौन है, बिहार ही है, ठीक है ना, अगर वहां दर की बात की जाए, ठीक है ना। और भारत नहीं तो आपका 2030 तक क्या है, लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा 100%, ठीक है ना, क्लियर। आगे आ जाइए। नेक्स्ट उसी में दिया हुआ है कि इसके तहत सरकार कई कार्यक्रम चला रही है, जैसे उल्लास कार्यक्रम, ठीक है ना। आपसे पूछा जाता है कि उल्लास कार्यक्रम संबंधित है किससे, तो उल्लास कार्यक्रम किससे है, पहले तो आप ये जानो कि ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा उल्लास कार्यक्रम चलाया गया, ठीक है ना। उल्लास, उल्लास का मतलब है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, ठीक है ना। इसमें क्या है कि ये साक्षरता दर बढ़ाने, ठीक है ना, लोगों को साक्षर करने, ठीक है ना, उसकी बात कही गई है। अभी कुछ दिनों पहले शिक्षा मंत्रालय ने एक डेटा निकाला था, वो कार्यात्मक साक्षरता का निकाला था, ठीक है ना। किसका निकाला था, कार्यात्मक साक्षरता का निकाला था कि हम कम से कम कई राज्य ऐसे हैं जो कार्यात्मक साक्षरता को प्राप्त कर चुके हैं। अब जैसे कार्यात्मक साक्षरता की बात कर लें तो कार्यात्मक साक्षरता का मतलब क्या, साक्षरता, कार्यात्मक साक्षरता का मतलब यह होता है
कि हमने क्या किया कि हम उतने पढ़े लिखे हो जिससे कि हम कुछ भी कार्य कर सके, जैसे जोड़ घटाना कर सके, ठीक है ना, क्लियर। जैसे मान लीजिए आप छोटे मोटे दुकान खोल लिए, तो कम आप दुकान खोल लिए बस बेचना जान रहे हो, आपको जोड़ घटाना आ ही नहीं रहा है, आप हिसाब कर ही नहीं पा रहे हो, ठीक है ना। अगर किसी पे 25% ऑफर चल रहा है तो आप 25% निकाल ही नहीं पा रहे हो कि 25% क्या है कि नहीं है। आपसे कहा, ऐसे कई लोग हैं तो साक्षर हैं तो साक्षर, कहने को ग्रेजुएट हैं, ठीक है ना। और उनमें से ही अभी कई लोगों से पूछ लिया जाता है कि भाई बताओ 1/2, 1/3 और 1/4 में कौन बड़ा, तो गायब रहते हैं, है कि नहीं है। समझ में आया। अच्छा, कितने लोगों को पता है, हाथ उठाइए, 1/2, 1/3 और 1/4 में कौन बड़ा है। और कितने लोगों को नहीं पता है, वो भी हाथ उठाते हैं, ठीक है ना। यही कार्यात्मक साक्षरता है एक हिसाब से, ठीक है ना, कि कम से कम वो लिख पढ़ ले। और आजकल क्या है, आजकल डिग्रियां आसान हो गई हैं, ठीक है ना। पढ़ाई पढ़े हैं, पूछा जाता है कि भाई ग्रेजुएशन किससे आप किए हो, ग्रेजुएशन किए हैं हिस्ट्री से किए हैं, ठीक, हिस्ट्री से किए हैं, लेकिन हिस्ट्री में मोहम्मद बिन तुगलक का नाम ही नहीं सुने हैं। पूछने पर मोहम्मद बिन तुगलक कौन था, शायद हमारे पड़ोस में रह रहा था, समझ रहे हैं। तो ऐसे होता है, ठीक। तो ऐसी शिक्षा का कोई मतलब रहता नहीं है, ठीक है ना। बस आप क्या कर रहे हो, मतलब डिग्री बटोर रहे हो, साक्षर नहीं हो रहे हो, ठीक है ना। कार्यात्मक साक्षरता का मतलब यहां ये हो गया कि आप किसी भी कार्य के लिए सक्षम हो, जोड़ घटाना गुणा भाग, ठीक है ना, कैलकुलेशन कर ले रहे हो या कुछ ऑफिशियल काम कर ले रहे हो, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जानकारी इस तरह की हो, तो ये कार्यात्मक साक्षरता कहलाती है। और आजकल साक्षरता में कार्यात्मक साक्षरता का बहुत बड़ा रोल है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर। हाँ, कृपया क्लास की गरिमा बनाए रखें, क्लास में मोबाइल फोन वर्जित है, ठीक है ना। बाहर निकल के अलबत्ते बात किया जा सकता है। बिल्कुल, क्लास कम, पिक्चर हॉल ज्यादा हो गया है, ठीक। भारत में बेरोजगारी दर नवंबर में 4.7 तक घटी, ठीक है ना। इसे छोड़ दीजिए। देखिए, जनगणना हो रही है, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक। जनगणना के लिए 11,718 करोड़, ठीक है ना, रुपए बजट अनुमोदित किया गया है, अकोमोडेट किया गया है, ठीक। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2027 जनगणना के लिए किया है। इसमें क्या है कि बजट कितना आवंटित किया गया है, एक बार देख लीजिएगा। ये जो है 16वीं जनगणना है, और स्वतंत्रता के बाद कैवी जनगणना है, 8वीं जनगणना, ठीक है ना। 16वीं जनगणना और स्वतंत्रता के बाद कैवी जनगणना, 8वीं जनगणना है। इसके 2 चरण हैं। इसके कितने चरण हैं? 2 चरण हैं। पहला चरण जो है हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस का है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। पहला क्या है? हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस। सेंसस यानी जनगणना, सेंसस यानी जनगणना, भाई घर जा करके, ठीक। और दूसरा क्या है? पॉपुलेशन इन्यूमरेशन, ठीक है ना, क्लियर। तो मतलब ये 2 चरण हैं। इनमें पहली बार पूर्णतः डिजिटल जनगणना चल रही है। अभी तक इससे पहले डिजिटल जनगणना नहीं थी, अब की पहली बार ऐसा है कि डिजिटल जनगणना चल रही है, यह ध्यान में रखिएगा। दूसरा आते हैं डेटा संग्रह एंड्रॉयड और iOS, ठीक है ना, आधारित मोबाइल एप्लीकेशन से है, ठीक है ना, क्लियर। आगे जानिए। लगभग 30 लाख फील्ड फंक्शनरी पूरे देश में, प्रत्येक गृह परिवार, ये सब चीजें हैं। इसमें एक चीज और है कि ये जाति आधारित है, ठीक है ना। क्या है? जाति गणना को भी इसमें क्या किया गया है? शामिल किया गया है, मतलब कास्ट इन्यूमरेशन, ठीक है ना, क्लियर।
इसमें अगर देखा जाए भारत की जनगणना, अब जैसे कोई भी अगर चीज होती है तो वो अधिनियम के तहत होती है, ठीक है ना। तो जो हमारा जनगणना अधिनियम है, ये कई बार इम्तिहान में आ भी चुका है, और जब जब जनगणना होती है तो ऐसे प्रश्नों की बहुलता हो जाती है, ये आपको याद रखना रहता है, ठीक है ना, क्लियर। जैसे कि जनगणना अधिनियम 1948, जनगणना अधिनियम 1948 ये इसका अधिनियम है, और संविधान का अनुच्छेद 246। अब 246 क्या है, आपने जाना होगा, उसमें कि सूचियों के बारे में है, कौन केंद्र सूची है, कौन राज्य सूची है, कौन समवर्ती सूची है, ठीक है ना। तो जनगणना आपकी समवर्ती सूची है, ठीक, क्लियर है, तो केंद्र का उस पर, ठीक है ना। यहां 246 के तहत, अनुच्छेद के तहत हम लोग क्या करेंगे, ठीक है ना। तो केंद्र सरकार इसको करवा रही है, ठीक है ना। कौन करवा रहा है, केंद्र सरकार, ठीक है ना। तो केंद्र उसमें आएगा, ये ध्यान में रखिएगा, जनगणना, ठीक। और अनुच्छेद 246, ये आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 246 के तहत जनगणना होती है, और अधिनियम के तहत, किस अधिनियम के तहत होता है, 1948, ठीक है ना। जनगणना अधिनियम 1948 के तहत संचालित होती है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक, क्लियर। आगे आइए, भारतीय रेलवे 100% ब्रॉड गेज विद्युतीकरण के करीब है, ठीक है ना। ब्रॉड गेज यानी चौड़ी लाइन, ठीक है ना। एक होती है छोटी लाइन, एक होती है ब्रॉड गेज, ठीक है ना, क्लियर। तो यहां ब्रॉड गेज पर अब क्या है, 100% विद्युतीकरण है, इलेक्ट्रीफाई कर दिया है पूरा, ठीक है ना, क्लियर। ये ध्यान में रखिएगा, 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 99% से अधिक विद्युतीकरण पूरा हो चुका है, ठीक है ना, क्लियर। ये ध्यान में रखिएगा। आगे आइए नेक्स्ट, ठीक है ना। अब ये सब जो डेटा है, ये सब डेटा कोई अगर बच्चा मेंस लिख रहा है तो उसमें काम आता है, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। आगे आ जाते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन। भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवादी रोधी नीति अंतिम चरण में है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। ये नीति ऐसी बना रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आगे आइए नेक्स्ट, वनों का उपयोग गैर वन्य प्रयोजनों में नहीं किया जा सकता, उच्चतम न्यायालय, इसे अभी छोड़ दीजिए। विकसित भारत जी राम जी, ठीक है ना, विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025, ये मनरेगा का क्या है, एक अल्टरनेटिव है, ठीक है ना, नया प्रस्तुतिकरण है, विकसित भारत जी राम जी, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। ग्रामीण रोजगार आजीविका ढांचे का पुनर्गठन किया गया है, ठीक है ना, क्लियर। 21 दिसंबर को संसद के शीतकालीन सत्र में इसको पारित किया गया, ठीक है ना। इसका नाम रखा गया विकसित भारत ग्राम, ये जी राम जी, ठीक है ना, क्लियर। और ये विकसित भारत @2047, यानी जो विकसित भारत का केंद्र सरकार का लक्ष्य है वो कब तक है, 2047 का, उसके मद्देनजर है, ठीक है ना। आगे आते हैं, इसमें क्या किया गया है कि मनरेगा का प्रतिस्थापन किया गया है, या मनरेगा को प्रतिस्थापित करते हुए प्रति ग्रामीण परिवार 125 दिन की वैधानिक मजदूरी रोजगार गारंटी देता है, ठीक है ना। ये क्या देगा, 125 दिन की रोजगार गारंटी देगा, ठीक है ना। मनरेगा भी एक गारंटी एक्ट था, क्या था, गारंटी एक्ट। एक्ट का मतलब होता है कानून, ठीक है ना। अगर कोई कानून बन गया, ठीक है ना, वो गारंटी एक्ट था, गारंटी कानून था, ठीक है ना, गारंटी अधिनियम, ठीक है ना। तो काम सरकार को देना ही देना है, सरकार उससे भाग नहीं सकती है, ये चीज है। उसी की जगह ये ले दिया गया, गारंटी एक्ट ही है ये भी, ठीक है ना, नाम बदल दिया गया है, थोड़ा सा उसमें इंप्लीमेंट कर दिया गया है। आगे आइए, अब इसमें यही सब चीजें हैं, देख लीजिएगा एक बार कि कैसे कैसे क्या क्या किन किन लोगों को कैसे जोड़ रहे हैं, ये पूरा मेंस आधारित है। फिलहाल में आपको वो याद रखना है कि मनरेगा के स्थान पर क्या आया है, विकसित भारत जी राम जी,
ठीक है ना, क्लियर। और 125 दिन का रोजगार गारंटी एक्ट लेकर के। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा कि भारतीय जीवन बीमा कंपनियां जो हैं, भारतीय बीमा कंपनियां, उसमें जीवन बीमा भी आता है, साधारण बीमा भी आता है। अभी तक एफडीआई सीमा कितनी थी? 74% था। अब एफडीआई सीमा को बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? 100% कर दिया गया है। ठीक है ना, क्लियर। ये ध्यान में रखिएगा, जैसे पहले है 74%, 74% से पहले 49% होगा। ठीक है ना, क्लियर। तो 49 से 74 हुआ, 74 से कितना हो गया? 100%। तो ये पूछा जाने वाला चीज है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, अभी पूछेगा कि बीमा कंपनियों में एफडीआई लिमिट कितनी चल रही है। ठीक है ना, तो आप क्या बोलोगे? 100%। ठीक है ना, 100% चल रही है। ठीक है ना, इससे पहले कितना था? 74%। ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक, आगे आते हैं। ये कई सारे वो हैं, हाँ, ये ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये नाम आपको देखने से अलग लग रहा है, काम अलग लग रहा है। ठीक है ना, शांति विधेयक, क्या नाम है? शांति विधेयक। शांति मतलब शांति, लेकिन है किससे रिलेटेड? अलग है। ये है किससे? लोकसभा में सतत परमाणु ऊर्जा दोहन एवं विकास भारत के रूपांतरण हेतु, यानी शांति। शांति में एस फॉर क्या है? सस्टेनेबल, एच फॉर हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बिल। ठीक है ना, क्लियर। ये पारित किया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किससे संबंधित है? तो परमाणु ऊर्जा दोहन एवं विकास से संबंधित है। ठीक है ना, क्लियर। शांति विधेयक, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, हर चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अच्छा, इसमें उद्देश्य क्या है? उद्देश्य भारत, इसके अलावा विदेशी निजी क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा उत्पादन में भागीदारी हेतु प्रोत्साहित करना है। ठीक है ना, क्लियर। जैसे है क्या? भारतीय तथा विदेशी निजी क्षेत्र को परमाणु ऊर्जा उत्पादन में भागीदारी हेतु प्रोत्साहित करना है। अच्छा, इसमें ये ध्यान रखिएगा कि परमाणु ऊर्जा अधिनियम कब का है? 62 का है। ठीक है ना। और 2010 के परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम को लागू करने की नई व्यवस्था की गई है। चलिए, तो इतना आप लोग जान गए। ठीक है ना। अच्छा, ये ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि वर्तमान में परमाणु ऊर्जा जो भारत में स्थापित क्षमता है वो कितनी है? 1.5 है। ठीक है ना, कितनी है? 1.5 है। और सरकार जो है 2047 तक इसको कितना कर रही है? 100 गीगावाट का लक्ष्य रखी है, ये ध्यान में रखिएगा। और किसके थ्रू? ये जान लीजिएगा कि सरकार का लक्ष्य है कि 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य। ठीक है ना, नेट जीरो लक्ष्य बनाना। समझ में आया? ठीक, तो ये ओवरऑल आपका इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो यही याद रखिएगा कि भारत में परमाणु ऊर्जा क्षमता कितना है? तो कुल का कितना? 1.5%। और 2047 तक कितना लक्ष्य रखा गया है परमाणु ऊर्जा का? आपका 100 गीगावाट क्षमता। ठीक है ना, 100 गीगावाट क्षमता। इस तरह के प्रश्न पीसीएस में भरे पड़े रहते हैं, ये ध्यान में रखिएगा, लक्ष्य वाले। ठीक है ना। चलिए आगे आ जाइए। केंद्रीय सूचना आयोग, ठीक है ना, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, पूर्ण गठन। ठीक है ना, इसका पूर्ण गठन किया गया है, ये ध्यान में रखिएगा। इसमें एक आईएएस ऑफिसर हैं राजकुमार गोयल को, इनको केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ दिलाई गई है, जिसके बाद पहली बार 9 वर्षों में केंद्रीय सूचना आयोग पूर्ण क्षमता यानी फुल कमीशन पर पहुंच गया है। ठीक है ना। तो अगर पूछा जाए
कि केंद्रीय सूचना आयोग, ठीक, इसमें मुख्य आयुक्त कौन है, चीफ कमिश्नर कौन है? तो आप क्या कहोगे? राजकुमार गोयल। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना? क्लियर? या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में, ठीक है ना, किस आयोग का पूर्ण गठन किया गया है? ठीक है ना? तो किसका? केंद्रीय सूचना आयोग, ठीक है ना? चलिए आगे आ जाइए। इस पे आ जाइए। दीपावली यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल हुई, ठीक है ना? जो दीपावली त्योहार है, ठीक है ना, ये अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में क्या किया गया है? शामिल किया गया है। इसे ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, ठीक। उसके बाद आइए, और किसके? यूनेस्को के, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना? बस इतना याद रखिए। और ये भारत का 16वां तत्व, दीपावली इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाला भारत की 16वीं परंपरा बन गई, ठीक है ना? भारत की कितनी परंपरा बन गई है? 16वीं परंपरा बन गई है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना? तो आने वाले एग्जाम्स में ये पूछा जा सकता है कि दीपावली जो है, ठीक है ना, दीपावली जो है वो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में क्या हो गई है? शामिल हो गई है। और अगर ये परंपरा की बात की जाए या कल्चर की बात की जाए तो भारत का कैवी परंपरा है? 16वीं परंपरा है, इसे ध्यान में रखना है, ठीक है ना? क्लियर? चलिए आगे आइए, ठीक है ना? लक्ष्मी जान रहे हैं ना? लक्ष्मी क्या होती है? इधर उधर चलती हैं। तो लिक्विड भी क्या होता है? चलता है, मतलब मनी के लिए कहा जा रहा है तरलता, लिक्विडिटी, ठीक है ना? क्लियर? तरलता प्रवाह, यानी आना जाना लगा रहे, ठीक है ना? आना ज्यादा लगा रहे, जाना कम लगा रहे, ठीक है ना? क्लियर? तो ये तरलता प्रवाह उपाय की घोषणा है। इसमें कई सारे ऑपरेशंस और उपाय किए जाते हैं। उनमें से एक है ओएमओ। ओएमओ को कहते हैं ओपन मार्केटिंग ऑपरेशन, ठीक है ना? क्या कहा जाता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है ना? उसके थ्रू, ठीक, इसमें ओपन मार्केटिंग ऑपरेशन का मतलब क्या कि भाई मान लीजिए दूसरे देश की मुद्रा कुछ और है, हमारे देश की मुद्रा कुछ और है, तो उसमें कन्वर्जन इजीली कन्वर्ट हो जाए और वो क्या हो जाए कि हमारे यहां आना जाना लगा रहे, ठीक है ना? ये नहीं कि हम गए बाहर, ठीक है ना, और हमारे पास इन्वेस्ट करने को कुछ है और फिर फाइनली वहां की कंट्री उसको क्या नहीं कर पा रही है, कन्वर्ट नहीं कर पा रही है, स्वैप नहीं कर पा रही है, तो ये स्वैपिंग इजली हो जाए, तो दैट पर्टिकुलर इज रिलेटेड विद क्या? ओपन मार्केटिंग ऑपरेशन, ठीक है ना? इसी को कह रहे हैं। आगे आइए, आगे इनमें आपको जानने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। फिलहाल में एक आइए दूसरा न्यूज है सहकार सारथी, ठीक है ना? सहकार सारथी क्या है? ये एक साझा सेवा इकाई है। साझा का मतलब क्या? हमारा मतलब जुड़ा हुआ, पार्टनरशिप में जो है, ठीक है ना? सेवा यानी सर्विस यूनिट है, ठीक है ना? ये ध्यान में रखिएगा। ये जो है भारत सरकार ने ग्रामीण सहकारी बैंकों को सशक्त और आधुनिक बनाने के लिए सहकार सारथी नामक इकाई शुरू की है, ठीक है ना? तो ये ध्यान में रखिएगा। आपसे पूछा बस इतना ही जाना है कि किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो भारत सरकार ने ग्रामीण सहकारी बैंकों को सशक्त और आधुनिक बनाने के लिए, सशक्त का मतलब क्या? इंपावर करने के लिए, ठीक है ना? आधुनिक यानी मॉडर्नाइज, मतलब जो सेवाएं आजकल चल रही हैं, आजकल हर चीज क्या है? डिजिटल है। तो कोई भी कहीं भी कुछ भी तुरंत आप देख रहे होंगे कि सबसे ज्यादा अगर सुविधा किसी चीज में हुई है तो पैसे के लेन देन में हुई है कि नहीं हुई है? आप तुरंत एक थंब इंप्रेशन देते हो, तुरंत ही कोड किया और तुरंत इधर से उधर ट्रांसफर, ठीक है ना? तो ट्रांजैक्शन इजीली हो रहा है। तो ओवरऑल ये ध्यान रखिएगा, सहकार सारथी नाम से ही है कि ग्रामीण सहकारी बैंकों से रिलेट कर रहा है। आगे आ जाइए, इसमें क्या है? नाबार्ड आप लोग जान ही रहे हैं, आरसीबी, ठीक,
उसी से रिलेट है। अब आगे आ जाइए नेक्स्ट। इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2025 जारी हुआ है, ठीक है ना। ये क्या है? एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन, ठीक है ना। पशुपालन से रिलेटेड एक डेटा जारी हुआ है जिसको हम लोग कह रहे हैं बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2025। इसमें क्या है कि ये सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, ठीक है ना। इसमें दो मंत्रालय हैं। एक मंत्रालय हमारा है मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, ठीक है ना। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, और दूसरा क्या है? पंचायती राज मंत्रालय। इन दोनों ने BAHS यानी बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स को जारी किया है। अब इसमें आंकड़े क्या कहते हैं ये जान लीजिए। आंकड़े ये हैं इसमें कि सबसे पहले, कहां गया भाई, नीचे आ गया क्या? हाँ ये है, ठीक है ना। सबसे पहले है मिल्क प्रोडक्शन पर, ठीक है ना। ठीक है ना। मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन की अगर बात कर ली जाए तो मिल्क प्रोडक्शन भारत में विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक, ठीक है ना, में इतनी वृद्धि हुई है। प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितनी है? इतना है। ये ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट आपसे ये पूछा जाता है, प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितनी है। आप पीसीएस के एग्जाम्स में जाओ, पीसीएस में एक पेपर होता है एग्रीकल्चर का, ठीक है ना। एग्रीकल्चर के टॉपिक्स उसमें पूछे जाते हैं, पेपर अलग से नहीं होता है, आपका 150 नंबर में ही आता है, ठीक है ना। क्लियर। आप आरओ का एग्जाम दोगे तो आरओ में भी आपका जो 140 नंबर का जीएस पेपर होता है, उस जीएस के पेपर में आपका कृषि भी पूछा जाता है, एग्रीकल्चर पूछा जाता है, उसमें एनिमल हस्बेंड्री के भी क्वेश्चंस आते हैं और पूछा जाता है कि भारत में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता कितनी चल रही है, ठीक है ना। प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता, मिल्क अवेलेबिलिटी पर कैपिटल कितना चल रहा है? वो आपका चल रहा है कितना? 485 ग्राम प्रतिदिन, ठीक है ना। ये डेटा है और ये डेटा ध्यान में रखिएगा, अभी आने वाले कई एग्जाम्स में आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना, कि प्रेजेंट टाइम में भारत की प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता कितनी चल रही है? 485 ग्राम प्रतिदिन, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। क्लियर। दूसरा क्या है कि इसमें मिल्क प्रोडक्शन में अगर शीर्ष राज्य देखा जाए, शीर्ष राज्य देखा जाए तो शीर्ष राज्य हमारा कौन सा है? शीर्ष राज्य हमारा उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पे राजस्थान है और तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, ठीक है ना। अच्छा, कोई बता सकता है कि ऊल प्रोडक्शन में नंबर 1 कौन है? ऊल प्रोडक्शन, ऊल यानी ऊन, ऊन प्रोडक्शन में कौन नंबर 1 है? राजस्थान है। अभी मैंने कल ही डिस्कस किया था, इसी वजह से मैंने पूछा है कि ऊल प्रोडक्शन में राजस्थान नंबर 1 पे है, दूसरे नंबर पे जम्मू कश्मीर और तीसरे नंबर पे हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना। ये ध्यान में रखिएगा। ऊल प्रोडक्शन में जनरली हमारे मस्तिष्क में क्या आता है? सबसे पहले आएगा कि जम्मू कश्मीर, अरे यार शीप तो वहीं पाई जा रही है, भेड़ तो वहीं पाई जा रही है, पश्मीना ऊल वहीं मिलेगा, ठीक है ना। क्लियर। तो ये सब ध्यान में आता है, लेकिन ऊल प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा कौन? राजस्थान, जो कि राजस्थान गर्म क्षेत्र है ना, ठीक। तो ये सब पूछे जाते हैं। और मिल्क प्रोडक्शन में भारत में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे, राजस्थान दूसरे पे, मध्य प्रदेश तीसरे पे, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि उत्तर प्रदेश कई मामलों में आगे है। आलू में नंबर 1, गेहूं में नंबर 1, चावल में नंबर 2, चावल में पश्चिम बंगाल नंबर 1 पे है, ठीक है ना। खाद्यान्न उत्पादन में, खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश इन मामलों में नंबर 1 चल रहा है, ठीक है ना। क्लियर। और पशुधन में, अगर पशुधन की बात की जाए तो पशुधन में भी जो है, ठीक है ना। क्लियर। चलिए आगे आइए। अंडा उत्पादन, अंडा उत्पादन की बात अगर कर ली जाए तो अंडा उत्पादन विश्व में दूसरा स्थान है भारत का। मिल्क प्रोडक्शन में तो पहला, लेकिन अंडे उत्पादन में कैवा स्थान? दूसरा स्थान।
इसमें प्रश्न यह बनता है कि प्रति व्यक्ति अंडे की उपलब्धता इस समय कितनी है। ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये डेटा वाले प्रश्न हैं और इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, तो प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता कितनी थी, दुग्ध उपलब्धता कितनी थी, 485 ग्राम प्रतिदिन, और अंडे की उपलब्धता कितनी है, 106 अंडा प्रतिदिन, ठीक है ना, सॉरी प्रतिवर्ष, प्रतिदिन 106 हो जाएगा तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, तो कितना है 106 प्रति वर्ष, 106 प्रति वर्ष। आगे आइए, हाँ, उपलब्धता, प्रति व्यक्ति उपलब्धता, यानी अगर ऑन एन एवरेज किसी व्यक्ति के पास देखा जाए कि उपलब्धता कितनी रही है, जैसे पहुंच की बात की गई, अवेलेबिलिटी, उपलब्ध हुआ है, समझ रहे हैं, एनी हाउ साल भर में कम से कम वो 100 अगर खाता है तो 106 अंडे तक क्या है, पहुंच है। दूध की बात की जाए तो प्रति व्यक्ति कम से कम 485 ग्राम दूध उसको क्या हो रहा है, प्रतिदिन अवेलेबल हो जा रहा है, ये उपलब्धता है। अब यही अंडे की उपलब्धता पिछले बार 101 थी, अब कितनी है, 106 है, ठीक है ना, क्लियर, प्रति वर्ष, ठीक है ना, हाँ, जनसंख्या के अकॉर्डिंग है सारा, ठीक है ना, कि कितना जितना प्रोडक्शन है पॉपुलेशन के उसमें कितना उपलब्ध हो रहा है, और उसमें यह भी देखा जाता है कि कितना उसका सेवन करने वाले हैं, कितने लोगों तक पहुंच है, सारे डेटा कई तरह से मिला करके ये आंकड़े निकाले जाते हैं, ठीक है ना, ये आंकड़े जो भी निकाले जा रहे हैं कई तरीकों से निकाले जा रहे हैं, ये ध्यान में रखना है, ठीक है ना। आगे आइए, मांस उत्पादन में आ जाइए, मांस उत्पादन की, अच्छा, अंडा उत्पादन में नंबर 1 कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। नंबर 1 की अगर बात हम लोग कर लें तो कौन है, आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु, और तीसरे नंबर पे कौन है, तेलंगाना, ठीक है ना, तो तेलंगाना ये तीसरे नंबर पे हमारा अंडा उत्पादन में है। अच्छा, मांस उत्पादन में आ जाइए, ठीक है ना, मीट प्रोडक्शन, मीट प्रोडक्शन की अगर बात कर ले तो विश्व में भारत चौथे स्थान पर है, विश्व में कैवें स्थान पर है, चौथे स्थान पर है भारत, ठीक है ना, क्लियर। इसमें अगर देख लिया जाए नंबर 1 पे हमारा कौन सा है, पश्चिम बंगाल, ठीक है ना, मीट प्रोडक्शन में नंबर 1 पे हमारा कौन है, पश्चिम बंगाल, दूसरे नंबर पे अपना उत्तर प्रदेश, ये ध्यान में रखिएगा। तो आप क्योंकि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो, राज्य आधारित परीक्षाएं दे रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि राज्य आधारित परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश की रैंक आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है ना भैया। जिसमें उत्तर प्रदेश नहीं है नंबर 1, तो कम से कम जितने नंबर पे आ रहा है वो तो हम याद ही कर सकते हैं, ठीक है ना, कि मीट प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश का स्थान कैवां, दूसरा, नंबर 1 पे कौन, पश्चिम बंगाल, ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, ऊन उत्पादन, ठीक है ना, ऊन उत्पादन आ गया, ऊन उत्पादन में अगर देखा जाए तो नंबर 1 पे कौन चल रहा है, राजस्थान, ठीक है ना, दूसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर, फिर यहां डेटा गुजरात पे आ गया है, ठीक है ना, ये दूसरा डेटा है, ठीक है ना, लेकिन फिर उसमें भी अगर नंबर 1 पे देखा जाए तो कौन है, राजस्थान है, ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, आगे हमारा है, इसे छोड़ दीजिए, ठीक है ना, जैसे ये देखिए, ये एक अभियान है, आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान, ठीक है ना, ये अभियान किसके द्वारा चलाया गया है, वित्त मंत्रालय के द्वारा, ठीक है ना, ये वित्त मंत्रालय द्वारा चलाया गया अभियान है। इसे बस याद आप लोग कर लीजिएगा कि ये अभियान जो है आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान किस मंत्रालय द्वारा चलाया गया है, तो किस मंत्रालय द्वारा चलाया गया है, इसमें क्या है, इसमें यह है कि पहले 2 महीनों में लगभग 2000 करोड़ की अव्ययित राशि को वास्तविक मालिकों द्वारा सफलतापूर्वक दावा किया गया है, ठीक है ना, मतलब यहां ये इस अभियान में ये कहा गया है कि मतलब जो जिसका फंड है, ठीक है ना, और मतलब अज्ञात है, ठीक है ना, अज्ञात है, पता नहीं है किसका है, तो वो आपकी पूंजी आपका अधिकार, ठीक, उस हिसाब से वित्त मंत्रालय ने ऐसा कुछ निकाला है। आगे आ जाइए, नेक्स्ट जो है,
44वां भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला, ठीक है ना, क्लियर। 44वां भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला की बात कर लें, ये हर वर्ष जो है, ठीक है ना, होता है आयोजित, और यहां जो है ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, ठीक है ना। इसकी जो थीम थी, वो थीम कौन सी थी? एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक है ना, एक भारत श्रेष्ठ भारत। आजकल थीम बहुत पूछी जा रही है, ठीक है ना, तो थीम याद करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो है कि इसमें पुरस्कार बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। पुरस्कार में देखा जाए तो पार्टनर राज्य श्रेणी का पुरस्कार जो मिला है, स्वर्ण पुरस्कार, वो किसको मिला है? राजस्थान को, ठीक है ना। और मंत्रालय की अगर बात की जाए कि किस मंत्रालय का, ठीक है ना, योगदान इसमें ज्यादा रहा है, तो किसका रहा है? रक्षा मंत्रालय का, ठीक है ना। तो स्वर्ण में रक्षा मंत्रालय, अगर मंत्रालय की बात की जाए। और अगर राज्य की बात हम लोग करें तो राज्य की बात हम लोग करें तो कौन? आपका राजस्थान, ठीक है ना, क्लियर। ये ध्यान में रखिएगा, समझ में आया? ठीक, चलिए आगे आ जाते हैं। देखिए, ये है भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान, इन्होंने एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, ठीक है ना। तो पूछा जा सकता है, आप लोग को बहुत ज्यादा इसमें नहीं जानना है, बस यही जानना है, पूछ देगा, 4 संस्थान आपको दे देंगे और पूछेगा कि किसने इसमें रिकॉर्ड बनाया है, तो किसने बनाया है? आपका भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान ने बनाया है, ठीक है ना, क्लियर। ये ध्यान में रखिएगा। आगे आइए, नेक्स्ट जो है, अच्छा, ये इसके बारे में अगर बात कर लें तो ये 1949 में स्थापित हुआ था, और ये एक वैधानिक निकाय है। क्या है? वैधानिक निकाय है, जो भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंसी पेशे का नियामक है, ठीक है ना, रेगुलेटरी बॉडी है। नियामक का मतलब क्या? रेगुलेटरी बॉडी, जो रेगुलेशन कर रहा है, ठीक है ना, क्लियर। ये ध्यान में रखिएगा। आगे नेक्स्ट जो है, ये आपका अंतरराष्ट्रीय है, ठीक है ना। ये देखिए, सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र, ठीक है ना, सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश बना कौन? इजराइल। सोमालीलैंड, ठीक है ना, इजराइल ने औपचारिक घोषणा की कि वह सोमालीलैंड को स्वतंत्र व संप्रभु राज्य के रूप में मान्यता दे रहा है, और ऐसा करने वाला वह पहला देश बन चुका है, ठीक है ना। सोमालीलैंड की अगर हम लोग बात कर लें तो सोमालीलैंड हमारा क्या है? अफ्रीका में है, ठीक है ना। सोमालीलैंड अफ्रीका के हॉर्न क्षेत्र में स्थित एक स्वघोषित गणराज्य है, सोमाली, ठीक है ना। ये दरअसल सोमालिया के एक मूवमेंट के थ्रू निकला था। उस मूवमेंट का नाम क्या था? सोमाली नेशनल मूवमेंट, ठीक है ना। एक्चुअल में हॉर्न ऑफ अफ्रीका आप देखोगे तो अफ्रीका का पशुपालन से रिलेटेड एक क्षेत्र है बहुत बड़ा, जिसको हम लोग हॉर्न ऑफ अफ्रीका कह रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर। बेटा सभी लोग पानी पीने जाओगे क्या? अच्छा, क्लास में बैठ के नहीं, चलिए कोई बात नहीं है, हमें क्या है, ठीक। देखिए, तो सोमालीलैंड, इसमें अगर बात कर रहे हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन आते हैं? कौन बताएगा भाई? और देखिए, इसको याद करना क्या है, बहुत आसान है। आसान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इजी। उसी में सो इजी लगा दीजिए। सो का मतलब सोमालिया, ई का मतलब इथोपिया, ई का मतलब इरिट्रिया, और जी का मतलब जिबूती। सो इजी, ठीक है ना। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है वो याद करना क्या है? सो इजी है, ठीक। इसी वजह से मैंने पूछा, ठीक है ना। तो ये कृषि क्षेत्र है, पशुपालन वाला क्षेत्र है, ये ध्यान में रखिएगा। सबसे ज्यादा पशुपालन क्षेत्र यही है, ठीक है ना। और सोमालिया फेमस है उधर समुद्री डाकुओं के लिए भी, ठीक है ना, क्लियर। तो हाँ, लाल सागर में, तो ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। वहीं में एक मूवमेंट चला था वहीं के लोगों द्वारा, कौन सा? सोमाली नेशनल मूवमेंट, ठीक है ना। तो वहां सोमालीलैंड अफ्रीका के हॉर्न क्षेत्र में स्थित एक स्वघोषित गणराज्य है, ठीक है ना। एक स्वघोषित क्या है? गणराज्य है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर। तो ओवरऑल इतना हम लोगों ने क्या कर लिया? जान लिया, ठीक।
चलिए तब ब्रेक दे देते हैं 2 मिनट का, सब लोग पानी भर लें, सबकी नींदें उड़ जाएं। लेकिन आइए देखिए मौक इसे वो कीजिएगा, ठीक है ना, चीजों को